नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हम सब की जेब में रहती है, लेकिन जिसकी कहानी शायद हम ठीक से जानते नहीं, हमारे अपने रुपए की। ये सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं है ना, ये भारत के आर्थिक इतिहास, उसके उतार चढ़ाव और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी महान सोच का प्रतीक भी है। बिल्कुल। तो आज हम उनकी डॉक्टरेट थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन के एक ऑडियो बुक सारांश के जरिए इस पूरी कहानी के थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। तो हमारा आज का मकसद है रुपए के इस कह सकते हैं काफी मुश्किल सफर को समझना। कैसे ये चांदी के सिक्कों से चला, फिर ब्रिटिश नीतियों के जाल में उलझा, और सबसे अहम डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त की मुश्किलों को कैसे देखा, कैसे उनका विश्लेषण किया और क्या हल सुझाए। इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। और देखिए, ये याद रखना भी जरूरी है कि अंबेडकर की ये किताब कोई सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं थी। हाँ, ये उस शख्स का लिखा गहरा आर्थिक विश्लेषण है जिसने बाद में हमारा संविधान तैयार किया। उन्होंने उस समय की जो पेचीदा आर्थिक पहेलियां थीं, उनको सुलझाने की कोशिश की और रुपए का भविष्य तय करने में बड़ा रोल निभाया। चलिए तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक ऐसा टाइम जब पैसा था ही नहीं। हाँ, वस्तु विनिमय का जमाना। वस्तु विनिमय, चीज के बदले चीज। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर सोचिए जरा, अगर मुझे जूते चाहिए और मेरे पास है चावल, तो मुझे ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसे ठीक उसी वक्त चावल चाहिए। ये जरूरतों का दोहरा संयोग कहलाता है। कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, और ये तो बस एक मुश्किल थी। दूसरी बड़ी दिक्कत थी मूल्य तय करना। मतलब एक गाय के बदले कितने किलो चावल या कितने कपड़े, हर चीज का हिसाब अलग, कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं। अच्छा। फिर आप धन जमा कैसे करेंगे? अनाज है तो सड़ जाएगा, जानवर हैं तो मर सकते हैं। मतलब धन का संचय करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, सही बात है। और चीजों को बांटना, मान लीजिए आपके पास एक बकरी है और आपको चाहिए सिर्फ 2 मीटर कपड़ा। अब बकरी को कैसे बांटेंगे? इन्हीं सब दिक्कतों ने जन्म दिया पैसे को। समझ गई। तो मतलब पैसा एक जरूरत बन गया, कोई शौक नहीं। शुरुआत में क्या इस्तेमाल हुआ होगा? सीपियां, मोती वगैरह? हाँ, कुछ ऐसे ही चीजें। लेकिन असली बदलाव आया धातुओं से। सोना, चांदी, इनसे व्यापार आसान हुआ। अच्छा। और भारत में तो सदियों तक, मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के शुरुआती दौर तक भी चांदी ही अर्थव्यवस्था की जान थी। चांदी? हाँ, हमारा रुपया जो है वो असल में चांदी के एक तय वजन के सिक्के का ही नाम था। ये थी रजत मान प्रणाली, मतलब सिल्वर स्टैंडर्ड। अच्छा, सिल्वर स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये था कि रुपए की जो कीमत है वो उसमें लगी चांदी से तय होती थी। लोग अपनी चांदी टकसाल यानी मिंट में ले जाते थे और रुपए के सिक्के बनवा लेते थे। सिस्टम काफी सीधा था। लेकिन फिर आए अंग्रेज और दुनिया भी बदल रही थी। मैंने सुना है वो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे, सोने पर। सही पकड़ा। ब्रिटेन और यूरोप की जो बड़ी ताकतें थीं वो 19वीं सदी में स्वर्ण मान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड अपना रही थीं। सोना चांदी से ज्यादा स्थिर और कीमती माना जाता था। तो गड़बड़ कहाँ हुई? पेंच तब फंसा एक शासक देश यानी ब्रिटेन, वो तो था गोल्ड स्टैंडर्ड पर, और उसका उपनिवेश भारत, वो था सिल्वर स्टैंडर्ड पर। ओहो। और तभी एक और चीज हुई। अमेरिका में चांदी की नई खदानें मिल गई, बहुत सारी चांदी। मतलब बाजार में चांदी की सप्लाई बहुत बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। और अर्थशास्त्र का नियम है, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत गिरती है। तो सोने के मुकाबले चांदी सस्ती होने लगी। तो भारत का रुपया? भारत का रुपया जो चांदी पर टिका था वो ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले जो सोने पर टिका था कमजोर होने लगा। इसका मतलब बाहर से चीजें मंगाना महंगा हो गया भारत के लिए। हाँ, आयात महंगे हो गए, लेकिन उससे भी बड़ी चोट पड़ी होम चार्जेस पर। होम चार्जेस, ये क्या थे? ये वो भारी भरकम पैसा था जो भारत सरकार को हर साल ब्रिटेन को पाउंड में भेजना पड़ता था। इसमें अंग्रेज अफसरों की सैलरी, पेंशन, फौज का खर्च सब शामिल था। बाप रे। अब जब रुपया कमजोर हुआ तो उतने ही पाउंड भेजने के लिए भारत के खजाने से कई ज्यादा रुपए जाने लगे। ये भारत के पैसे की सीधी लूट थी जो बस बढ़ती ही जा रही थी। तो जाहिर है भारत में बहस छिड़ी होगी कि अब क्या करें, गोल्ड अपनाएं या चांदी पर ही रहें। जबरदस्त बहस हुई। एक तरफ थे गोल्ड स्टैंडर्ड के समर्थक, ज्यादातर ब्रिटिश अफसर और व्यापारी। उनका कहना था कि इससे पाउंड और रुपए का रेट फिक्स हो जाएगा, व्यापार आसान होगा, बाहर से पैसा आएगा। और दूसरी तरफ थे सिल्वर स्टैंडर्ड के हिमायती। इसमें ज्यादातर भारतीय व्यापारी, राष्ट्रवादी नेता थे। वो कहते थे कि भाई भारत गरीब देश है, सोना बहुत महंगा पड़ेगा, लोगों की जो चांदी की बचत है वो बेकार हो जाएगी। और एक बात ये भी थी कि कमजोर रुपए से भारत के जो निर्यातक थे, जो सामान बाहर भेजते थे, उनको फायदा हो रहा था, उनका माल सस्ता बिकता था।
तो अंग्रेज सरकार ने क्या फैसला किया? बीच का रास्ता। उन्होंने एक चाल चली कह सकते हैं। ना पूरी तरह सोना अपनाया, ना चांदी को पहले जैसा रहने दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि आम जनता के लिए टकसाल में चांदी देकर रुपए बनवाना बंद कर दिया। ओहो, मतलब अब सरकार ही तय करेगी कितने रुपए बनेंगे। बिल्कुल, रुपए की सप्लाई पर पूरा सरकारी कंट्रोल। ये सिल्वर स्टैंडर्ड के अंत की शुरुआत थी। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण आता है। हाँ, यहीं डॉक्टर अंबेडकर की पहली नजर काम आई। उन्होंने कहा यह सिर्फ सोने चांदी की लड़ाई नहीं है, यह असल में भारत को आर्थिक रूप से और गुलाम बनाने की तरफ एक कदम है। नीतियां साफ तौर पर ब्रिटेन के फायदे के लिए बन रही थीं, भारत के लिए नहीं। तो क्या फिर भारत गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ गया? लेकिन आपने कहा वो महंगा था भारत के लिए। महंगा तो था ही और अव्यवहारिक भी। गोल्ड स्टैंडर्ड का सीधा मतलब होता है कि आपकी करेंसी सीधे सोने में बदली जा सके। इसके लिए सरकार को बहुत सारा सोना अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता, जो भारत के पास था नहीं। बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने एक और भी क्या कहें पेचीदा और अंबेडकर के शब्दों में कहें तो धोखेबाज सिस्टम बनाया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड? ये क्या बला थी? सुनने में तो इसमें भी गोल्ड है। यही तो खेल था। इसमें रुपया सीधे सोने में नहीं बदलता था। अच्छा। पहले उसे एक फिक्स्ड रेट पर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में बदलना होता था। हाँ। और फिर उस पाउंड से आप लंदन जाकर सोना खरीद सकते थे। लंदन जाकर? हाँ, सोचिए भारत में बैठे आम आदमी के लिए ये कितना मुश्किल, कितना पहुंच से बाहर था। अरे, मतलब नाम का सोना पर कंट्रोल पूरा लंदन का। अंबेडकर ने क्या कहा इस पर? अंबेडकर ने तो इसकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि ये रुपए को पाउंड का गुलाम बनाने जैसा है। गुलाम? हाँ, अब रुपए की कीमत भारत की अर्थव्यवस्था से तय नहीं होगी, बल्कि लंदन में पाउंड का क्या भाव चल रहा है उससे तय होगी। और इससे भी खतरनाक कुछ था। हाँ, सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस सिस्टम में ब्रिटिश सरकार को भारत में नोट छापने के लिए सोना रखने की जरूरत ही खत्म हो गई। बस लंदन में कुछ पाउंड स्टर्लिंग का रिजर्व दिखा दो और यहाँ भारत में चाहे जितने कागजी नोट छाप लो। क्या मतलब बिना किसी असली गारंटी के नोट छापना? हाँ, ये एक तरह से सरकार को कागजी मुद्रा छापने की असीमित शक्ति मिल गई थी। ये तो सीधा सीधा महंगाई को बुलावा देना हुआ। और हुआ भी बिल्कुल यही। अंबेडकर ने इसे संगठित लूट का नाम दिया। सरकार ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए बेतहाशा नोट छापे। नतीजा, भारत में भयानक महंगाई। और जो थोड़ा बहुत सोना भारत व्यापार से कमाता भी था, उसे भी यहीं रखने की बजाय लंदन भेजा जाने लगा, पाउंड के रिजर्व को मजबूत करने के लिए। यह पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि भारत आर्थिक रूप से ब्रिटेन पर पूरी तरह निर्भर रहे। इस सब का असर आम आदमी पर क्या पड़ रहा था? उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। इसे आम आदमी की जेब पर डाका कहना बिल्कुल सही होगा। महंगाई का सीधा मतलब है आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाना। जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपए में 10 किलो आटा आता था, तो अब महंगाई के बाद शायद 8 किलो ही मिले। नोट तो वही 100 का है, पर उसकी वैल्यू कम हो गई। और किसानों मजदूरों का क्या हुआ होगा? किसान तो बुरी तरह पिस गए। खेती की लागत बढ़ गई, खाद बीज सब महंगा हो गया, पर फसल का दाम उतना नहीं बढ़ा। नतीजा, वो कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। मजदूर और जिनकी फिक्स्ड इनकम थी, जैसे क्लर्क, टीचर, उनकी तनख्वाह महंगाई के सामने कम पड़ने लगी। घर का बजट बनाना एक असंभव काम हो गया था। और बचत, लोगों की बचत का क्या? वो भी घट रही थी। सोचिए, किसी ने सालों से पैसे जोड़े हों, महंगाई उनकी उस बचत को भी धीरे धीरे खा रही थी। ये महंगाई आपके भविष्य की सुरक्षा पर भी सीधा हमला करती है। तो अंबेडकर के अनुसार एक अच्छी मुद्रा नीति वो है जो सिर्फ एक्सचेंज रेट पर ध्यान ना दे। बिल्कुल। अंबेडकर का फोकस बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि मुद्रा नीति का पहला मकसद बाहरी विनिमय दर नहीं, बल्कि देश के अंदर कीमतों को स्थिर रखना होना चाहिए। आम आदमी के लिए महंगाई पर काबू पाना सबसे जरूरी है। तो फिर इसका हल क्या था? अगर गोल्ड स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड तो एक धोखा था, तो फिर रास्ता क्या था? अंबेडकर ने दोनों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड का सुझाव दिया, जिसे हम गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जैसा कह सकते हैं। वो कैसा था? उसमें रुपए का मूल्य सोने में तय तो हो, लेकिन सोना केवल बड़े इंटरनेशनल लेन देन के लिए ही उपलब्ध हो, रोजमर्रा की खरीद फरोख्त के लिए नहीं। इससे देश का सोना सुरक्षित रहता। लेकिन उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था मुद्रा की सप्लाई को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना? कैसे? कौन करता कंट्रोल? यहीं उनकी सबसे बड़ी और दूरदर्शी सोच सामने आती है। उन्होंने कहा कि जो ये महंगाई है, इसका असली कारण है सरकार का अपनी मर्जी से
अपने खर्चे पूरे करने के लिए नोट छापते जाना। हाँ, इसलिए पैसे छापने का अधिकार सरकार से ले लेना चाहिए। सरकार से ले लेना चाहिए। तो फिर कौन छापेगा? ये काम एक स्वतंत्र संस्था को देना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक। एक आजाद सेंट्रल बैंक, जैसा आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। अंबेडकर ने कहा कि ये सेंट्रल बैंक एक सख्त कानून के तहत काम करे, अपनी मनमानी ना कर सके। वो अर्थव्यवस्था की जरूरतों को देखकर वैज्ञानिक तरीके से तय करे कि कितनी मुद्रा छापनी है, सरकार के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो। एक स्थिर मुद्रा इतनी जरूरी क्यों है? इसके क्या फायदे गिनाए अंबेडकर ने? उन्होंने कई फायदे बताए। सबसे पहला, स्थिर मुद्रा लोगों में भरोसा पैदा करती है। भरोसा? हाँ, जब लोगों को पता होता है कि उनके पैसे की कीमत अचानक गिर नहीं जाएगी, तो वो बचत करते हैं, निवेश करते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अच्छा, और? ये सामाजिक न्याय के लिए भी जरूरी है। महंगाई की सबसे बुरी मार गरीबों पर पड़ती है। उनकी खरीदने की शक्ति सबसे ज्यादा कम होती है। तो स्थिर मुद्रा एक तरह से गरीबों की रक्षा भी करती है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ती है, विदेशी निवेश आता है, और हाँ, ये सरकार को भी वित्तीय अनुशासन सिखाती है। वो हवा में नोट छापकर फिजूल खर्ची नहीं कर सकती। और शायद ये राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा है। बिल्कुल। एक स्थिर मजबूत मुद्रा राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का भी प्रतीक है। तो क्या अंबेडकर के इन विचारों का वाकई कोई असर हुआ? क्या आरबीआई की स्थापना में उनका हाथ था? सीधा और बहुत बड़ा हाथ था। 1926 में एक कमीशन आया था भारत, हिल्टन यंग कमीशन। उसका काम था भारत की मुद्रा प्रणाली पर सुझाव देना। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कमीशन के सामने अपनी ये किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पेश की, अपने सारे तर्क रखे, अपना पूरा विश्लेषण समझाया। और कमीशन ने उनकी बात मानी? कमीशन उनके विश्लेषण से, उनके तर्कों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। रिपोर्ट में उन्होंने बाकायदा लिखा है कि वो अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं। वाह! और कमीशन की सबसे अहम सिफारिश यही थी कि भारत के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाया जाए। और उसी से आरबीआई बना? हाँ, उसी सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। ये डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक सोच और उनकी दूरदर्शिता की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ समाज सुधारक या संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त अर्थशास्त्री भी थे। कमाल है। ये कहानी तो सच में आंखें खोलने वाली है। इस पूरे इतिहास से और खासकर अंबेडकर की सोच से आज हम अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है वो महंगाई वाली बात तो आज की उतनी सच है ना? बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है, महंगाई के खतरे को समझें और उससे लड़ें। ये दुश्मन धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत को खाता रहता है। तो सिर्फ कैश रखना ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कैश या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना समझदारी नहीं है। हमें ऐसी जगह निवेश करना सीखना होगा जहां हमें मिलने वाला रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा हो। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, सोना है, रियल एस्टेट है। तभी आपका पैसा समय के साथ असल में बढ़ेगा, सिर्फ नंबर में नहीं। और दूसरा सबक शायद ये कि सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। जैसे अंबेडकर ने समझाया कि सिर्फ चांदी या सिर्फ सोने पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। एकदम सही कहा। विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज पर नहीं चलती, वैसे ही हमारा निवेश भी अलग अलग टोकरियों में बटा होना चाहिए। मतलब थोड़ा शेयर में, थोड़ा बॉन्ड में, थोड़ा सोने में। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी में भी। इससे जोखिम कम होता है। अगर एक एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा तो शायद दूसरा उसे संभाल ले। और तीसरा सबक शायद खुद को आर्थिक रूप से साक्षर बनाना, जैसे अंबेडकर ने कितनी गहराई से इन चीजों को समझा था। निश्चित रूप से कम बेसिक आर्थिक चीजें समझनी चाहिए। आरबीआई क्या कर रहा है, ब्याज दरें ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं, बजट में क्या घोषणाएं हुई, इनका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर जानकारी होगी तो हम बेहतर वित्तीय फैसले ले पाएंगे, डर या किसी की सुनी सुनाई बातों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और आखिरी सबक शायद लंबी अवधि की सोच रखना, जैसे अंबेडकर ने शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय टिकाऊ समाधानों पर जोर दिया था। हाँ, बिल्कुल। दूरदर्शिता। देखिए, शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, खबरें आती जाती रहती है। रोज रोज घबराने या उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। तो अपने वित्तीय लक्ष्य तय कीजिए, एक प्लान बनाइए और फिर अनुशासन के साथ लंबे समय तक उस पर टिके रहिए। बचत और निवेश एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं।
तो ये थी रुपए की दिलचस्प कहानी। वस्तु विनिमय की मुश्किलों से शुरू होकर चांदी के दौर, सोने चांदी के संघर्ष, ब्रिटिश चालों और महंगाई की मार से गुजरते हुए डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों और फिर आरबीआई की स्थापना तक का एक लंबा सफर। बिल्कुल। ये इतिहास हमें सिखाता है कि एक स्थिर और भरोसेमंद मुद्रा किसी भी देश के लिए, उसके नागरिकों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, और साथ ही ये हमें अपने पैसे को सही ढंग से संभालने के लिए बहुत ठोस सबक भी देता है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जोर दिया था कि मुद्रा नीति का लक्ष्य आंतरिक स्थिरता और सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिससे सबसे कमजोर व्यक्ति को फायदा पहुंचे। आज के इस डिजिटल युग में, जहां क्रिप्टो करेंसीज जैसी नई चीजें हैं, दुनिया एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, भारत कैसे अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और अपने करोड़ों गरीब नागरिकों के कल्याण के बीच एक सही संतुलन बना सकता है? आज के इस बदलते फाइनेंशियल वर्ल्ड में वो कौन से नए मायाजाल हो सकते हैं जिनसे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।